तो हाय एवरीवन, हमारे साथ आज रणवीर भाई साहब हैं जिन्होंने ड्रॉप ईयर में AR39 लाकर एकदम हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, रिकॉर्ड बना दिए। तो इनसे पूछते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसी रही। सबसे पहले तो आपकी लास्ट ईयर क्या रैंक थी? 42,000। 42,000 से 39 रैंक। हाँ, तो कितने मार्क्स थे पिछले साल? 510। 510। हाँ। और इस साल कितने हैं? 700। 190 नंबर का इस बच्चे ने जंप मारा है। लास्ट ईयर सब्जेक्ट वाइज क्या नंबर थे? फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 150 और बायो में 300। एक सेकंड, फिजिक्स में 60 ही नंबर थे पिछले साल। हाँ और केमिस्ट्री में 150 थे। हाँ। और इस साल कितने हैं? इस साल मेरे फिजिक्स में 175 और केमिस्ट्री में 170। मतलब एक बच्चा जो फिजिक्स में 50 नंबर लेकर आया था, वो फिजिक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के पेपर में 175 लेकर आ गया। हाँ। मतलब क्या फिजिक्स को ईगो पे ले लिया था क्या इस साल? हाँ, मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या आपने ऐसा अलग किया फिजिक्स में कि 125 नंबर का जंप कर दिया? बेटा पहले फिजिक्स से ही शुरू करते हैं अपन। सर पिछले साल जैसे मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, अपने इजी पेपर करता था, मॉड्यूल वगैरह लगा के पूछ लाता था। इस साल मैंने जेई मेंस के पूरे पीवाईक्यू कर लिए, जेई एडवांस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे मैंने। जेई मेन की पीवाईक्यू कितने साल के किए आपने? हाँ, पूरे मतलब एमटीजी की जो बुक आती है वो पूरी करनी थी। मतलब आपने 25 साल के पीवाईक्यू कर डाले? हाँ। फिजिक्स के? हाँ, भाई साहब, और जे एडवांस के कितने पीवाईक्यू किए होंगे? वो कुछ सेलेक्टेड किए थे जो पढ़ने में इजी लगता था, थोड़ा वो कर लेता था बस। अच्छा, तो मतलब पर फिर भी अगर मैं बोलूं तो सारे चैप्टर्स मिलाकर आपने 500,000 जे एडवांस के पीवाईक्यूज तो कर लिए होंगे सारे चैप्टर के मिलाकर। हाँ। तो मतलब उससे आपको ये एडवांटेज मिला कि जब आपने अभी नीट का पेपर देखा तो आपको उसकी फिजिक्स टफ नहीं लगी। हाँ, बिल्कुल मीडियम थी। और लास्ट ईयर आपके इतने नंबर क्यों कटे थे? मैं उतना पढ़ता नहीं था ना पिछले साल। अच्छा, तो उस फिजिक्स के लेवल के लिए आप लास्ट ईयर रेडी नहीं थे? हाँ। तो लास्ट ईयर तक भी आप क्लासेस वगैरह तो जा रहे थे, वैसे हाँ। सिंसियर स्टूडेंट थे। हाँ। बट वो जो एक्स फैक्टर वाली प्रिपरेशन थी वो आपने इस बार जेई के पीवाईक्यू कर करके हाँ। अपने अंदर ले आए। ओहो। अच्छा, और केमिस्ट्री में भी आप 150 से 170 पे गए। हाँ। तो क्या आपकी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी रही? बस नोट्स को फॉलो करना है, अपने टीचर को फॉलो करना है और हाँ। एनसीईआरटी पे बहुत ध्यान देना है तो केमिस्ट्री में। कोई एनसीईआरटी पढ़ने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? लाइन बाय लाइन पढ़ो, ऐसा लगे कि ये लाइन पता नहीं है उसको मार्क करो। दूसरी बार पढ़ा, फिर से वो लाइन याद नहीं आ रही है, फिर से उसको मार्क करो। ऐसे ही आपका कॉन्सेंट्रेट होते जाएगा नॉलेज एनसीईआरटी में। तो आपने कितनी बार करीब करीब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ डाली होगी? 5 to 10 टाइम्स पढ़ा होगा। और फिजिकल के लिए? नहीं, फिजिकल की नहीं, फिजिकल हाँ, नोट्स उसमें तो एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। और फिजिकल के लिए आपने क्या किया? अपने नोट्स किए, उसमें भी जेई मेंस के पीवाईक्यू कर लिए थे। उसमें भी आपने किए। तो फिजिक्स और फिजिकल की आपने ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटेजी रखी। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो जब लास्ट ईयर आपकी 42,000 रैंक आई थी तो मन में क्या चल रहा था? शायद कॉलेज आपको तब तो नहीं मिलता कॉलेज शायद, बट फिर भी मन में आपके क्या चल रहा था तब? कि ये कैसे हो गया, अब तो फोड़ना है, अगली बार कमबैक करना पड़ेगा। कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इमेजिन किया था क्योंकि 39 आ जाएगी ड्रॉप ईयर में जब 42,000 आई थी? नहीं। भाई साहब, मतलब मेरे को ध्यान है जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया था तो हर एक महीने में वही थॉट बार बार आता था, इस बार भी गड़बड़ हो गई तो अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। मैं पढ़ पूरा रहा था, आपके जैसे पूरी मेहनत करी, फाइनली आईआईटी बॉम्बे चला भी गया। बट तो वो जो होता है ना ड्रॉपर के मन में हमेशा पास्ट को लेकर चीजें मन में चलती रहती है, उसको कैसे ओवरकम किया? पहले तो आपको अपना स्टडी टाइम मेंटेन करना है। आप अगर पढ़ने लगोगे इतना तो आपको अंदर खुद से भरोसा हो जाएगा कि सिलेक्शन तो होना ही है, अब जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे ड्रॉप ईयर में? क्लास के अलावा 6 to 8 आवर्स। तो भाई 5-6 घंटे की तो क्लास हो गई और उसके ऊपर से 6-8 घंटे और, मतलब आप पूरे साल अराउंड 12 आवर्स का एवरेज आपने निकाला है। हाँ। मतलब ये एवरेज की बात करें हम, किसी दिन 10 हुआ है तो फिर कॉम्पनसेट करके हमने उसको 14 भी कर लिया। हाँ। ओके। और डेली कितने क्वेश्चन का टारगेट बनाते थे आप? डेली में एक पेपर पूरा 180 क्वेश्चन जरूर करता था और फिर उसका एनालिसिस करता था, तो अराउंड 4 घंटे लगते थे। भाई मतलब आप रोज एक पेपर देते थे? हाँ। कब से? स्टार्टिंग से ही, मतलब अपने कुछ चैप्टर स्टार्टिंग में कंप्लीट हो गए। हाँ। उसके बाद से स्टार्ट कर दिया मैंने। मतलब हमने प्रिपरेशन चालू करी मई में कि रिजल्ट आने के बाद करी थी। रिजल्ट आने के बाद तो 14 जून को रिजल्ट आया था जितना मुझे हाँ। ध्यान है, 14-15 के आसपास लास्ट ईयर। तो आपने 20 जून से प्रिपरेशन चालू कर दी। हाँ। और फिर आपने जुलाई से रोज एक पेपर देना शुरू कर दिया। हाँ। तो मतलब हमने 250 टेस्ट दे दिए मिनिमम। हाँ। यार गजब। और इसका आप एनालिसिस भी करते थे? हाँ। तो 1 घंटा आपको एनालिसिस में लगता था। हाँ। तो कोई एनालिसिस की कॉपी बनाई थी अलग से? नहीं, मैं उसी पेपर में स्टार मार्क करके क्वेश्चन छोड़ देता था और रिवीजन करना रहता था तो उस चैप्टर के टेस्ट पेपर के वो पलट के देख लेता था कौन से क्वेश्चन अच्छे। अच्छा, तो आपके प्रिंटेड टेस्ट पेपर्स को आप इकट्ठा करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, हाँ। करते जा रहे थे। हाँ। और तो मतलब जब आपके पास लास्ट 2 महीने बचे थे तो आपने इनमें से कुछ पेपर को रेफर किया था वापस?
जिनको जो आपके क्वेश्चन गलत थे या कुछ? हाँ, काफ़ी सारे। काफी सारों को किया था। ओके, और आपके किस सीक्वेंस में आपने पेपर अटेम्प्ट किया था? वही नॉर्मल बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अच्छा, और आप टेस्ट पेपर में भी यही सीक्वेंस फॉलो हाँ, करते थे? पूरे साल। अच्छा, एक राउंड में पेपर किया कि मल्टीपल राउंड में पेपर किया आपने? पहले राउंड में लगभग सारे क्वेश्चन हो गए थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने सेकंड राउंड में छोड़ दिए ओके, थे। क्योंकि इस बार सारे ही क्वेश्चन हो गए तो हाँ। फिर अच्छा, और टाइम किस में कितना लगा? बायो में कितना, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना? बायो में अराउंड 35 मिनट्स, विद केमिस्ट्री ओएमआर? नहीं, ओएमआर लास्ट में मैं भरता हूँ। अच्छा, आप ओएमआर 20 लास्ट में मिनट्स। भरते थे। हाँ, ओके, अच्छा, तो पूरी ओएमआर 180 गोले आपने 30 मिनट्स में भर दिए? 20। 20 मिनट्स में भर दिए? हाँ। भाई मशीन है क्या? दौड़ 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 इतने गोले, ओ गजब, ओए ओए। पर यार ये तो रिस्की नहीं हो जाता? अगर एक भी गोला ऊपर नीचे हो गया तो भयंकर कंसंट्रेशन चाहिए इसमें तो। मतलब हाँ। रेयरली, जो जैसे मेरी 15 से भी बात हुई थी, जिसकी 15 ही है, तो ही यूज्ड टू फिल 10-20 एट अ टाइम। मतलब ये बहुत रेयर है कि हम लास्ट में इतना रिस्की काम करके भरे, पर वो तो ठीक है, जिसकी जैसी आदत है वैसे हो जाता है। ओके, जैसे अब मान लो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बैठ तो रहे हैं 12-14 घंटे, आप इसमें एफिशिएंसी कैसे निकालते थे? मतलब कुछ ट्रिक थी, कोई टैक्टिक आपने यूज करी कि आपको एफिशिएंट कैसे रहना है? कितने घंटे पढ़ते थे, फिर कितना घंटे ब्रेक लेते थे? नहीं, मैं ब्रेक नहीं लेता था, बहुत कम ब्रेक, और मैं कंटिन्यूअस पढ़ता था और मेरा फोकस बना रहता था। मतलब कैसे? कुछ कुछ आपने ऐसा किया? मेडिटेशन करते थे या कुछ डीप ब्रीदिंग करते थे? कुछ ऐसा टेक्निक था कि बस वो हो गया अपने आप? नहीं, जैसे आपका माइंड कहीं और भटकने लगे तो आप कॉन्शियसली अपने माइंड को पकड़ के वापस लाओ कि नहीं, पढ़ना है। अच्छा, तो आप तब क्या बोलते थे अपने माइंड को जब वो भटकता था? 42,000 रैंक आई है थे। हाँ यार, ये बेस्ट टेक्निक है। मतलब हम तो झेल ही चुके हैं ना। एक ड्रॉपर के पास ये एडवांटेज है कि उसे ये पता है कि जब स्क्रीन पे गंदा रिजल्ट आता है तो वर्स्ट मोमेंट होता है लाइफ का। मतलब उससे बुरा, मतलब वो बहुत ऐसा अजीब सा होता है, अकेलापन हो जाता है उस टाइम पे बहुत, कि यार ये मैंने क्या किया। जितनी भी मक्कारी काटी थी उस सबके फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो वो आपको अगले साल गलती नहीं करने देते। ओके, और फिर जब 3 मई को एग्जाम हो रहा था तब आपके नंबर कितने आ रहे थे? 700 अब भी। अच्छा, तब भी 700 ही आ रहे थे? हाँ। तो तब भी 700 और अभी भी 700? हाँ। तो ये वाले 700 तो बहुत ज्यादा है पिछली बार के 700 के कंपैरिजन हाँ। में। तो आपने लास्ट के 40 दिन में क्या किया? नीट और रीनीट के बीच में कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करी कि सेम रखा? नहीं, सेम, ढेर सारे पेपर लगाए और रिवीजन किया बस। बस रिवीजन पेपर, रिवीजन पेपर, रिवीजन पेपर। अच्छा, अब बच्चों की 2-3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती है, जैसे एक वो बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आप कैसे फॉर्मूला याद करते थे? मैं हर चैप्टर का 1 से 2 पेज में एक फॉर्मूला शीट बना लेता था, जो मैं मतलब रोज नहीं, जब भी वो चैप्टर टेस्ट में आता था तो वो देख लेता था मैं एक बार। ओके, और ये आप कैसे बनाते थे? जैसे मान लो मैंने पूरे चैप्टर के नोट्स पलट लिए, अब उसको बंद कर दिया, फिर मैं पूरा चैप्टर लिख रहा हूँ, ऐसे कि नोट्स देख देख कर वो चैप्टर लिखते थे आप? नहीं, नोट्स में देखते जा रहा हूँ, मुझे एक लाइन दिखी, ये मुझे पता नहीं है, हाँ। अलग लिख दिया। ये ओके। एक और लाइन पता नहीं है, अलग लिख दिया। तो इस तरह से आपके 1 से 2 पेज में वो पूरा चैप्टर हाँ। समराइज हो गया। हाँ, अच्छा, और बायो की एनसीईआरटी आपने कैसे पढ़ी? वही अंडरलाइन कर वही अंडरलाइन करके। और ये कितनी बार पढ़ ली होगी बायो की एनसीईआरटी? 30-50 टाइम्स तो इजीली। 50? हाँ। 30 से तो आपकी एनसीईआरटी तो पूरी काली, नीली, पीली, लाल, हरी सारी होगी होगी। मतलब कलर की दुकान लगती है एक पॉइंट के बाद बायो की एनसीईआरटी। और अब तो शायद आपको ये भी पता होगा कि कौन से पेज की कौन सी लाइन पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। नहीं, पेज नंबर नहीं याद। पेज नंबर नहीं याद है, बट मैं अगर आपको कोई सा भी सेक्शन खोल के दे दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें मेरा क्या क्या है। अच्छा, अब चलो, ये तो एग्जाम तक की बात होगी। अब एम्स में जाके आप दिल्ली चूज करने वाले हो, राइट? तो अब एम्स दिल्ली जाकर क्या करने का प्लान है सबसे पहले? नहीं, पढ़ाई ही करूंगा अभी, नीट पीजी तो और हार्ड है। भाई नीट पीजी तो 5.5 साल बाद आएगा यार। सिलेबस भी तो उतना ज़्यादा। सिलेबस उतना ज्यादा है, तो वंस अ पढ़ाकू ऑलवेज अ पढ़ाकू वाली चीज है। बट जब मैंने बात करी थी और मैं एक एम्स में गया भी था, भाई पहले 15 दिन तो वो एकदम मौज करा देते लाइफ की। मतलब जो आपने इतनी मेहनत करी है ना पिछले 1 साल में, दे मेक यू मतलब फील लाइक कि भाई अब थोड़े दिन चिल करते हैं, थोड़े दिन मजे करते हैं। बट हाँ, पिछले 1-1.5 महीने काफी स्ट्रेसफुल भी रहे। ये एक बार पेपर दो, फिर वापस से अपने आप को उसमें लाओ। बट नहीं, बट कमेंडेबल है यार। मुझे शायद इतना तगड़ा जंप ड्रॉप ईयर में कि आप आउट ऑफ 40,000 से टॉप 50 में आ जाओ, मैंने तो कभी किसी बच्चे से मैं नहीं मिला। नीट में, जेई में मिला हूँ, बट आई थिंक ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्टोरी है और ये बहुत सारे ड्रॉपर्स को इंस्पायर करेगी। जो अभी इस ये 50,000 की रेंज पर ड्रॉप लेना आई थिंक सबसे मुश्किल होता है, हाँ। क्योंकि इसमें कुछ मिल भी रहा होता है, उसको छोड़ के फिर ड्रॉप ईयर। तो आपके ड्रॉप ईयर का जो डिसीजन था उसमें सबका कितना सपोर्ट था कि आपने सबसे लड़के ये लिया? नहीं, किसी का सपोर्ट, मतलब सबने सपोर्ट किया था ड्रॉप लेने के लिए। ओके, पेरेंट्स पूरे सपोर्टिव थे इस डिसीजन में आपके? अच्छा, उसी से हो पाता है एक्चुअली में। हाँ। और तो भाई साहब,
तो अभी रिजल्ट होने को ऑलमोस्ट 15-16 घंटे हो गए हैं, तो अब डाइजेस्ट हो गया कि मेरी 39 आई है। हाँ अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हाँ। और आपने तैयारी कब से चालू करी थी? तो पहली बार 11th में करी थी कि आपने ड्रॉप ईयर में ही चालू करी है? मतलब कब से, 11th में कि उससे भी पहले? 11 से स्टार्ट किया। 11 से शुरू किया था। और आपके 10th में कितने परसेंट थे? 94। 94। और 12th में? 94.8। अच्छा, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही परसेंटेज आए। ओके। और आप बचपन से स्कूल के टॉपर वाइट टाइप रहे हो कि हाँ बचपन से ही। रैंक 1? हाँ मतलब टॉप 3 में हमेशा आए हो आप? हाँ स्कूल। ओहो, तो फिर 12th के 7 अटेम्प्ट में ऐसा क्या हो गया था कि भाई अपनी उतनी इंटेंसिटी नहीं रह पाई? पिछले 5-6 साल से इतना इजी पेपर आ रहा था तो मैं भी इजी पेपर के लिए पढ़ के गया था ना। ओके, मतलब वो जो 23-24 में जो लेवल ऑफ पेपर था उसको हम देखकर थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पाए कि यार पेपर एकदम से इतना टफ हो जाएगा, और वहां पर फिर हमें झटका लगा। हाँ और क्या ब्यूटीफुली आपने उसके बाद कमबैक किया है भाई, रियली इंस्पिरेशनल और बहुत बहुत प्राउड की बात है ये। एंड आई थिंक कि ड्रॉपर बिरादरी को फिर से हौसला मिलेगा कि सिर्फ टॉप 50 में रैंक 12th क्लास के साथ वालों की नहीं आती, एक ड्रॉपर भी अगर सही तरीके से पढ़ाई करता है तो उसकी वो रैंक आती है। आज जितने भी लोगों ने आपको आपके ड्रॉप ईयर में सपोर्ट किया होगा ना, सबको अंदर से इतना हैप्पीनेस और इतना गर्व फील हो रहा होगा, टीचर्स इंक्लूडेड, कि हमने सही किया। एक ड्रॉपर को पढ़ाने में टीचर को भी बड़ा वो लगता है, मतलब जिसके साथ 12th के साथ है, चलो उसका तो पहला अटेम्प्ट है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है, बट एक ड्रॉपर्स के साथ एक टीचर को एडिशनल जिम्मेदारी होती है कि यार ये बहुत ट्रस्ट करके हमारे सामने बैठा हुआ है और इसने अपनी लाइफ का एक एक्स्ट्रा साल अपनी ड्रीम के लिए निकाला है, तो इसको तो बस कैसे भी करके अपने को पहुंचाना ही है। नहीं बट बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर कोई बच्चा जो 2027 में ड्रॉप ईयर लेने वाला है, अगर आप उसको कोई 3 चीज बता पाओ कि भाई ये तो 3 करना ही करना है, तो वो क्या होगी? सर अगर ड्रॉप लेना है तो एक खुद से आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि 12 घंटे तो दिन में पढ़ना ही है, ठीक है। और PYQ लगाओ हमेशा, जेई मेंस के भी हो सके तो लगाओ, और अपने टीचर्स को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो पहली चीज हो गई रोज 12 घंटे तो मिनिमम है, इसके बिना तो भूल जा। दूसरा PYQ जेई के भी लगाने हैं अब, और अगली बार तो जैसा आपको पता है CBT होने वाला है, 12-15 शिफ्ट होंगी, तो उसमें तो कोई भी शिफ्ट किसी भी लेवल की आ सकती है, तो अब आप तो लगाना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो टीचर बोल रहे हैं वो करो, बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगा के इधर उधर भटकते हैं तो फिर वो रैंडम वेक्टर हो जाता है जिसका नेट सम लास्ट में 0 ही आता है। बहुत बढ़िया। और अच्छा, और एक चीज जो नहीं करनी किसी भी हालत में? फ्रेंड सर्कल अपना सही रखो। अगर आप फ्रेंड सर्कल में आपका कोई पढ़ता नहीं है तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे। अच्छा, हाँ यार सही बात है। मतलब वो अपने भारत में कहावत है ना, संगति का असर बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो ये इतनी सी उम्र में इतनी मेच्योरिटी कैसे आ जाती है यार? मतलब मेरे को पता नहीं, मेरे ठीक ही नहीं थी, बट हाँ मतलब ये चीजें आपने कैसे डिस्कवर करी कि इस तरह से करना है? मतलब आपने कैसे एनालिसिस किया? एक चीज में जो लास्ट पूछना चाहता हूं कि जो आपने 12th के साथ जो गलतियां करी ना, उनको आपने कैसे फाइंड आउट किया फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपकी गलतियां थी? क्योंकि हर बच्चे से जब मेरे से भी मिलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि ड्रॉप ईयर तभी लेना जब अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर पाओ, तो आपने कैसे करी थी? सर मैं जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता था मेरा तो मैं पूछता था उससे, गलत क्यों हुआ है? नोट्स नहीं पढ़े हैं तो अब नोट्स पढ़ने हैं, ये अलग लेवल का क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो अब कॉन्सेप्ट बढ़ाने हैं, ये क्वेश्चन कहीं PYQ था लेकिन मैंने किया नहीं था उसकी वजह से गलत हुआ, PYQ करने हैं। तो खुद को अपनी गलतियां को देखो क्या। तो मतलब जब आपने नीट 2024 का 25 का पेपर दिया तो उसके बाद आप उस पेपर को लेकर बैठे कि इस पेपर में मेरे साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ जो मेरी कमियां रह गई थी। बट आई थिंक कि 125 नंबर एक साल में फिजिक्स में सुधारना इज अलग लेवल है। अभी थोड़े टाइम पहले, 2 साल पहले अपनी एक स्टूडेंट थी, अभी GMC में ही है वो, उसने 100 नंबर इंप्रूव किए थे, तब मुझे ऐसा लगता था भाई 50 से 150 पे पहुंच गई वो। बट आपने जो किया, इट इज हैट्स ऑफ यार, कमेंडेबल है वो। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। एंड अब आप एम्स दिल्ली जाओ, उसके बाद आप PG में भी ऐसे ही मत जाओ। मेरी आपको पूरी बेस्ट विशेज है और मेरी प्रार्थनाएं भी हैं कि उसमें टॉप 10 में आपकी आए। थैंक यू। ताकि आपकी पसंद के कॉलेज में आपकी पसंद की ब्रांच मिल सके। तो इसके बाद क्या इरादा है भाई? 5 साल तो अभी आप MBBS करोगे, उसके बाद कहाँ तक जाना चाहते हो? उसके बाद कभी प्लान नहीं किया। उसके बाद कभी प्लान नहीं किया, और ये तो तय है कि PG करके एटलीस्ट एक लेवल ऊपर तो हम जाएंगे ही सही, फिर उसके बाद हम कितना जाएंगे वो तब की तब सोची जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सोशल मीडिया यूज करते थे? हाँ करते थे आप? ड्रॉप ईयर में क्या यूज करते थे सोशल मीडिया में? मेनली इंस्टाग्राम। भाई ये इंस्टाग्राम वाला टॉपर मिला है। अभी तक मैंने जितनों से बात करी किसी के फोन में नहीं था। तो कितनी देर इंस्टाग्राम यूज करते थे? आधे से 1 घंटे, ज़्यादा नहीं, कंट्रोल में। कंट्रोल में। तो मतलब योर पीक डिस्ट्रैक्शन वाज इंस्टाग्राम, 12-13 घंटे की पढ़ाई
और डिस्ट्रैक्शन आपका पीक इंस्टाग्राम था, मतलब आप अपने दिन के एंटरटेनमेंट में इंस्टाग्राम को यूज करते थे। तो आपका यार कंट्रोल कैसे हो जाता था कि मैंने आधा घंटा चला लिया, फिर उसके बाद आप कैसे खुद को लिमिट करते थे कि भाई अब रुक जा? मैं अपना टाइम रखता था 11 बजे से 12 बजे के बीच का, ये रात को? हाँ अच्छा, तो सोने से पहले आप ये करते थे? हाँ अच्छा, और आपके पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता था? हाँ। मैं 6:30 बजे उठता था और सोते 12 बजे थे? हाँ। ठीक है, फिर? और 7 से 1 हमारी क्लास लगती थी। हम्म। उसके बाद मैं 2 बजे तक खाना वाना वाना खा लेता था। 3 बजे, मतलब 3 बजे तक रेस्ट करता था, और 3 से 11 बजे तक कंटिन्यूअस पढ़ता था, बस खाने के ब्रेक। और आप दिन में सो रहे थे 2 से 3 के बीच में, कि सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट, मतलब बस रेस्ट। रेस्ट कर रहे थे? हाँ तो मतलब अगर आप 3 बजे बैठे तो आप जो बीच में एक बार खाने के लिए उठे, फिर आप वापस बैठ गए, फिर आप सिर्फ डिनर के लिए उठे, फिर आप वापस से बैठ गए, और 11 बजे तक आप ये पढ़ रहे हो। हाँ तो 3 से 11 बजे के बीच में आपने 6 से 7 घंटे एवरेज ऐसे ही निकाल लिया। हाँ और फिर 11 से आप आधा पौन घंटे का इंस्टाग्राम यूज करने के बाद फिर सो जा रहे हो। हाँ। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो ड्रॉप ईयर में हमें मिलेगी। एंड आज मुझे फिर से एक वो चीज़ अच्छी फील हो रही है कि नहीं, ड्रॉपर्स कर सकते हैं और कितनी भी रैंक तक जा सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आपको बहुत बहुत बधाई हो। एंड पूरी मेरी और पूरी इसरल फैमिली की आपके साथ विशेज़ हैं कि आप लाइफ में इतने बढ़िया डॉक्टर बनो और कुछ ऐसा कर दो कि यार पीढ़ियों तक आपका नाम याद रखा जाए, है ना? कोई सी आपको स्पेशल ब्रांच में इंटरेस्ट है बाद के लिए? कुछ सोचा है कभी कि किस में जाना है, डरमा अभी तो कि नहीं। नहीं? अभी तो बस एक अच्छा फिजिशियन पहले बन जाता हूँ, जनरल फिजिशियन, फिर उसके बाद आपको जो उसमें से अच्छा लगेगा वो आप चूज कर लोगे। हाँ ओके। नहीं, क्योंकि मेरी बुआ जी की 8th रैंक थी नीट में, जो मतलब रियल बुआ जी की, तो उनको था कि बच्चों का ही डॉक्टर बनना है, तो शी वाज लाइक फिर कि वो उसी लाइन में, तो अभी वो पेडिट्रिशियन है। बट हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो ये थी भाई रणवीर की जर्नी। एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अरे बहुत सिंसियर टाइप का टॉपर है, बट हाँ इसकी अदर साइड भी है इंस्टाग्राम वाली, वो बहुत ही नई चीज़ है। तो खूब मज़े करना। एंड आई थिंक कि एम्स दिल्ली की जो हॉस्टल लाइफ है पूरे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल लाइफ है। वहाँ पर इतना मस्ती करते हैं लोग, अपने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे तो वो बताते रहते हैं, तो उसको एंजॉय भी करना, नॉट बिंग उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ। तो चलिए फिर और भी फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम इनसे सीखेंगे। बट फिर से मैं एक बार रीट्रेट कर देता हूँ टू एंड दिस। इन्होंने 3 चीज़ें बोली है जो आपको करनी है: 12-13 घंटे की रोज़ पढ़ाई, अच्छे लेवल के PYQs मतलब जेई के, मेन के, जेई एडवांस के, और टीचर्स की बात एकदम ब्लाइंडली फॉलो करनी है। और एक चीज़ इन्होंने बताई है जो नहीं करनी है, एंड दैट इज़ कि अपने फ्रेंड सर्कल को बिगड़ने नहीं देना। हाँ खराब फ्रेंड्स अपने आसपास नहीं रखने, क्योंकि फिर वो तुम्हें सिर्फ गलत चीज़ों में ड्रैग करेंगे और सारा टाइम वहाँ चला जाएगा। भाई अपने भारत में एक चीज़ और भी है कि हम मना नहीं कर पाते। हाँ वो कर्टसी वाली चीज़ रहती है कि यार अगर मेरा कोई दोस्त मेरे को बुला रहा है तो मैं वहाँ जाऊँ, तो अगर अच्छे दोस्त होंगे तो वो पुश करेंगे कि पढ़ ले, रादर देन कि चल घूमने चलते हैं, चल ये करते हैं, है ना? चलिए, तो ऑल दी बेस्ट। एंड जो बच्चों का इस साल सिलेक्शन हो गया आपको बहुत बहुत बधाई हो, और जो अगले साल देने वाले हैं या नहीं भी देने वाले हैं, फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू।